नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके इलाके का पहला डिजिटल चैनल न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। हाजिर हम खबरों के साथ शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर से, जहां उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का उद्घाटन करने पहुंचे कई जाने माने लोग। बिहार सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और बिहार के मंत्री मदन सहनी। बहेड़ी के शांति नायक उच्च विद्यालय में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ और उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की भव्य शुरुआत हुई। दरभंगा जिले के बहेड़ी में पहुंची शुक्रवार को सरकार। बिहार सरकार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और मदन सहनी समेत कई विधायक, विधान पार्षद और राजनेता पहुंचे। बहेड़ी के शांति नायक हाई स्कूल परिसर में उज्ज्वला प्लस योजना का हुआ भव्य शुभारंभ। दीप प्रज्वलन कर अतिथियों ने इस योजना की भव्य शुरुआत की। स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय श्री रामविलास पासवान जी का भी अभिनंदन, माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी का अभिनंदन, बहुत बहुत हमारे बीच माननीय मंत्री ऊर्जा और पार्षद मंत्री श्री विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी तरफ से करतल ध्वनि के साथ इस क्षण का स्वागत किया जाए। जोरदार ताली। इसी तादाद में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, उसी जोश के साथ आप ताली बजाएं और सभी हमारे माननीय अतिथि बारी बारी से गीत को प्रज्वलित कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री समेत तमाम अतिथियों का मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर और मखाने की माला से स्वागत हुआ। बहेड़ी पहुंचे नेताओं का मिथिलांचल की परंपरा के अनुरूप पाग, चादर और मखाने की माला से भव्य स्वागत हुआ। शॉल, पाग और उसके बाद हमारे इस पंडाल के साइड में तेल कंपनी के अधिकारी ने अतिथियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत सरकार की इस योजना का वे लगातार उन लोगों ने इसे पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण को भी वे अंजाम तक पहुंचाएंगे। तेल कंपनी के अधिकारी ने अपने स्वागत भाषण से अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें आश्वस्त किया कि इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए तेल कंपनी लगातार प्रयासरत पहले भी रही है और आगे भी हर संभव कोशिश कर इसे 100% कामयाब कराएगी। आज उज्ज्वला दिवस के अवसर पर विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ बहेड़ी की पावन भूमि से हो रहा है। यह मेरे लिए बड़े ही गर्व और सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों का स्वागत करने का मौका मिला है। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से अपना बहुमूल्य समय निकाला एवं हम सभी के बीच उपस्थित हैं, का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप एक प्रखर, ओजस्वी एवं प्रगतिमय व्यक्तित्व के स्वामी हैं और इस प्रदेश को ऊर्जावान एवं गतिमान रखने के द्योतक हैं। आपके मार्गदर्शन में बिहार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का हार्दिक स्वागत एवं आभार, जिन्होंने बिहार के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अपने अति व्यस्त दिनचर्या में से अपना बहुमूल्य समय निकाला एवं हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। मान्यवर, आपका पुनः हार्दिक स्वागत। मान्यवर, आपका बहुत बहुत स्वागत। माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद जी का हार्दिक स्वागत एवं माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी का हार्दिक स्वागत।
अपने संबोधन में बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने लोहिया की स्वच्छता अभियान की चर्चा की। लोहिया की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोहिया हमेशा कहा करते थे कि महिलाओं का जीवन चाहे वह मायके में हो या ससुराल में धुएं के बीच ही बीतता है। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बहेड़ी के शांति नायक हाई स्कूल मैदान में बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने लोहिया के स्वच्छता अभियान की चर्चा की और उन्होंने पुराने राजनेता लोहिया के आदर्शों की चर्चा करते हुए कहा कि लोहिया हमेशा कहा करते थे कि महिलाओं का जीवन मायके से लेकर ससुराल तक केवल चूल्हे के धुओं के बीच ही बीतता है। महिलाओं के विषय में बराबर अपने भाषणों में कहा करते थे कि नैहरा से लेके नैहर से लेके सासुर तक धुआं ही पीना पड़ता है उसको, इसलिए कि आंगन में ही उनकी जिंदगी बीतती है। ये बहुत बड़ी योजना धर्मेंद्र प्रधान साहब ने लॉन्च किया है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। पहली दफा इस देश में करोड़ों गरीब गुरबा लोग धुआं से मुक्ति का महिलाओं का जो ये एक बड़ा भारी कार्यक्रम है, ये ऐतिहासिक है। आगे आने वाले वक्तों में एक तो प्रदूषण पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन महिलाओं के जीवन प्रणाली में जो कई तरह की बीमारियां होती थी उससे भी बेहतर रूप से उसकी मुक्ति मिलेगी। इसलिए इस अवसर पर अधिक समय देने का हुआ मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ और हम अपने नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अपने संबोधन में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जनता की सेवा के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने खूब गिनाई। अपने संबोधन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार विकास के काम को लगातार अंजाम तक पहुंचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा घर नहीं बचेगा जैसे मुफ्त में गैस कनेक्शन जरूरतमंद हो तो नहीं मिले, और कोई भी ऐसा शहर और गांव नहीं बचेगा जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। थोड़ा वक्त और दीजिए, सरकार 100% आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, जनता से यह कहा सुशील मोदी ने। आपको मालूम है कि आज उस योजना की शुरुआत हो रही जिसमें हर गरीब को मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिलेगा। मित्रों, ये गरीबों की सरकार है। नरेंद्र मोदी केंद्र में है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। ये सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है और इस सरकार ने तय किया हर गरीब को पक्का मकान बना कर देंगे। 2022 तक बिहार में और हिंदुस्तान में एक भी गरीब नहीं बचेगा जिसका पक्का मकान नहीं होगा। और केवल पक्का मकान ही नहीं, तो हर घर में शौचालय होगा। किसी माँ बहन को शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। हर घर में बिजली होगी। इस साल के अंत तक एक भी गरीब का घर नहीं बचेगा जिसको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन नहीं होगा। और हर गरीब को एलपीजी का कनेक्शन होगा। गरीब को एलपीजी का कनेक्शन विस्तार से धर्मेंद्र जी उसके बारे में बताएंगे। हर गरीब को 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल। और आदरणीय नीतीश जी ने हर घर तक पक्की सड़क और हर घर तक पीने के पानी का इंतजाम। मित्रों, ये गरीबों की सरकार है और जो गरीब आदमी है, हम चाहते हैं कि गांव के अंदर भी वही इंतजाम हो जो इंतजाम शहर में है। हम चाहते हैं कि जो सुविधा पैसे वाले लोगों को है वो गांव में रहने वाले गरीबों को भी मिले। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एलपीजी कनेक्शन की योजना हर दलित, हर महादलित, हर अति पिछड़ा, हर गरीब को मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। आइए मित्रों, बहनों और भाइयों, हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, श्री रामविलास पासवान और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार की जनता की ओर से, जिन्होंने बिहार के और गरीबों की चिंता की है।
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ पा चुकी महिलाओं ने मंच पर आकर सरकार को बधाई दी, सरकार की खूबियों की चर्चा की। कार्यक्रम में उपस्थित 2 महिलाओं ने मंच पर आकर बाकायदा रसोई गैस की खूबियां बताईं। पहले उन्हें गोईठा, कोयला और लकड़ी पर खाना बनाने में किस तरह की दिक्कत होती थी और आज जब उन्हें रसोई गैस मिली है तो कितनी सुविधा होती है, कितनी आसानी से वे मेहमानों तक का स्वागत कर पाती। जलावन हो जावे छलो, चूल्हा फूटे छलो, ओइसे की होय छ त आग में धुआं जाय छ, धुआं से आग खराब होय छै, सांस लै में भी दिक्कत होय छै, बहुत ओतने नहीं होय छै। जेना कि टाइम से बच्चा सबके हम पढ़ा नहीं पाबै छलो, बस खाना बनबै के अभाव में बच्चा सब टाइम से स्कूल नहीं जा पाबै छै। अखन देखियो हमरा सबके एतेक सुविधा देलखिन हन श्री नरेंद्र मोदी जे खाना चढ़ा दै छियै, एने बच्चों के तैयार कर दै छियै, टाइम से बच्चा के खाना खिला कर स्कूल भेज दै छियै, बहुत टाइम के बचत होइए। एतबे नहीं, गेस्ट जे आबै छलखिन ऐसा पहले तो हम सब गेस्ट के अच्छा सा स्वागत नहीं कऽ पाबै छलहुँ, लेकिन आज के डेट में देखियो रात दिन जखन गेस्ट आबै छथिन चाय नाश्ता लऽ कऽ हम सब तखन गेस्ट के स्वागत करै छी। एवं माता एवं बहनों का भाई बंधुओं से मेरा हार्दिक अभिनंदन है और मेरा नाम संजय देवी है, घर लोडेगा, पोस्ट डोरमैन, भैया जिला दरभंगा से हूँ और मैं एक पैर से विकलांग हूँ और मेरा पति मंदबुद्धि है। मैं जलावन ला करके बाहर से पहले चूल्हा जलाते थे, बहुत मेरे पास समय नहीं बचता था क्योंकि मैं पैर से विकलांग थी, क्योंकि मैं बच्चे को स्कूल समय से नहीं भेज पाती थी और मेरे पास समय नहीं रहता था और मेरे बच्चे स्कूल सही से नहीं जा पाती थी। और जिस दिन से यह उजाला योजना का मेरा लाभ मिला उस दिन से मैं नरेंद्र मोदी मेरे लिए भगवान की तरह यहाँ पे आ गई है और अभी मैं समय के साथ अपनी बच्चे को स्कूल भेजती हूँ। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उज्ज्वला योजना के संबंध में बखूबी आंकड़े गिनाए। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर प्रथम चरण में हमने लाखों लोगों को यह कनेक्शन दिया है और द्वितीय चरण में भी लाखों को यह देने की योजना है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना बताया। अपने संबोधन में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मिथिलांचल की इस भूमि को वे नमन करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री का वे धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहां इस योजना को शुरू कराने में, इस बिहार की धरती से शुरू कराने में पूरी मदद की। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे आंकड़ों के साथ जनता के सामने यह दोहराया कि भारत सरकार और बिहार सरकार अपनी हर वादे को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। अपने वादों को वो पूरा करेगी और हर हाल में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार और केंद्र की सरकार विकास के नए आयाम गढ़ रही है, जो पहले नहीं होता। आज सब कुछ जनता के विकास के लिए संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहनों, सारे अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथी मित्रों, ये हम लोगों की सौभाग्य है। मैं भारत सरकार की ओर से सबसे पहले आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की राष्ट्रीय लोकार्पण भारत की इस धरती से, दरभंगा की इस धरती से, बेहड़ी की इस धरती से उसको शुरू किया गया। 2 साल पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की बलिया से शुरू किया। तब हमें लक्ष्य दिया गया 5 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ ईंधन एलपीजी कनेक्शन लगाने के लिए। मित्रों, आज मैं 2 साल के बाद हिसाब देने आया हूं। लगभग 3 करोड़ 60 लाख एलपीजी कनेक्शन देश भर में लग चुके हैं।
उसमें बिहार में अकेले उस 3 करोड़ 60 लाख में अकेले बिहार में 50 लाख नए प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन लग गया है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट में इसके अनुदान बढ़ाते हुए 5 करोड़ से उसको 8 करोड़ तक पहुंचाया। पहले सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे जो सूची बनी थी उसी को मानक मान के हम वितरण कर रहे थे। उसमें पता चला कई सही गरीबों के नाम, दलित वर्गों के नाम, आदिवासी के नाम, पिछड़े के नाम, दियर में रहने वाले लोगों के नाम उस एससीसी लिस्ट में नहीं है। जब सरकार ने हमें 5 से 8 करोड़ की अनुमति दी तब मित्रों उसमें से हम लोगों ने उसकी व्यापकता को भी बढ़ाया। हमने नए व्यवस्था में यह फैसला किया है देश में ऐसा एक दलित परिवार नहीं रहेगा जो एससीसी लिस्ट में हो या ना हो, सारे दलित परिवारों को सरकार की ओर से मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिलेगी। ऐसा कोई आदिवासी परिवार नहीं रहेगा जिसको सरकार की ओर से ये कनेक्शन ना मिले। मैं मित्रों, मैं यहां मंच में बैठे हुए नेतृत्व का आभारी हूं। मेरे को भी बिहार में राजनीतिक काम करने का मौका मिला। मैं बिहार में घूम के बिहार के पिछड़ेपन, बिहार के गरीबों की दिक्कत को थोड़ा बहुत अभ्यास भी किया हूं, समझने का कोशिश किया हूं। मित्रों, मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं। उन्होंने देश में पहली बार जब उनके हमारे एनडीए की पहली पक्ष की शासन चल रही थी, देश में पहली बार आनेक्सर 1 अति पिछड़ों की एक सूची बनाई थी। अति पिछड़ों की हालत देश की दलितों से कोई मात्रा में अच्छी नहीं थी। गरीबी के कारण, पिछड़ेपन के कारण, दारिद्र्यता के कारण वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा था। सरकार ने, यहाँ की राज्य सरकार ने, आज की केंद्र सरकार ने योजना बनाई है दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों को हाथ पकड़ के ऊपर उठाने के लिए। मित्रों, मेरे को बिहार की सीख दिया है। बिहार में ही नीतीश कुमार जी की, सुशील मोदी जी की वो योजना हमें प्रेरित किया। मैंने बिहार के मॉडल को मोदी जी की सरकार में देश में लागू करने का फैसला किया है और अति पिछड़ों को बिहार में जैसे आनेक्सर 1 है, ऐसे अति पिछड़े में रहने वाले सारे सामाजिक वर्ग को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इस कार्यक्रम से आज से मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लाभार्थी, अंत्योदय योजना में जो लाभार्थी, जो जंगल में रहने वाले लोग किसी भी जाति, समाज, बिरादरी का हो, वो पिछड़ा है, पर्यावरण को दिक्कत ना पहुंचाए, उसके घर में उजाला पहुंचाया जाएगा। मित्रों, उतना नहीं, बिहार नदी नालों की राज्य है। बिहार में मैंने अनुभव किया डियर बहुत रहता है, नदी के अंदर बहुत सारे बसावट है। हमने तय किया है वो दुर्गम इलाका में कोई भी सामाजिक वर्ग का ना हो, उसको भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार की ओर से निःशुल्क मित्रों गैस पहुंचाया जाएगा। भारत में 5 लाख महिलाओं की प्रति साल जान चली जाती है घरेलू प्रदूषण के कारण। मित्रों, इस महिलाओं को उस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। भारत सरकार, बिहार सरकार दोनों आज हाथ मिलाए हैं। मैं अन्य कार्यक्रम का नहीं गिनाऊंगा। हमारी जिम्मेदारी है भारत की इन महिलाओं को हमें साथ देना है। मित्रों, ये प्रश्न आई थी, पहली बार तो आपने गैस पहुंचा दिया, अगले दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार की गैस का क्या होगा? मित्रों, हमने आज फैसला किया है, अनुभव से फैसला किया है। सरकार तो लगभग 3200 रुपया का खर्चा एक प्रकार से निःशुल्क
उनमें से 1600 रुपया भारत सरकार देगी, बाकी 1600 रुपया आपको किस्त में देना पड़ता था, आपकी सब्सिडी से वो कटती थी। मित्रों, इस बार हमने तय किया लोगों की अभ्यास बढ़ाने के लिए पहला 6 रिफिल तक सब्सिडी नहीं कटेगी, सब्सिडी की 200-250 रुपया आपकी बैंक खाते में जाएगी। आज अनुभव ये कह रहा है, लगभग उज्ज्वला जो लिए हैं 3 करोड़ 60 लाख परिवार, उनमें से 80% लोग मां बहने दोबारा 3 बार, चौथी बार तक औसत 4.3 तक एलपीजी की खपत बढ़ी है। सामान्य घरों में उस एलपीजी की खपत आज 7 है, गरीबों के घर में भी वो औसत 4.3 तक पहुंच चुका है। मित्रों, आज विश्व भर के अर्थशास्त्रियों ने, स्वास्थ्य अनुसंधानकारियों ने, पर्यावरणविदों ने भारत की इस उज्ज्वला मॉडल को आज दिख रहे हैं। मेरे पास बहुत मैं खुद सौभाग्यशाली मानता हूं, बिहार में इस कार्यक्रम की द्वितीय चरण की राष्ट्रीय लोकार्पण माननीय नीतीश कुमार जी के कर कमल पे, रामविलास जी की उपस्थिति में, सुशील मोदी, विजेंद्र यादव जी, मदन साहनी जी की उपस्थिति में। मित्रों, मेरे को विजेंद्र बाबू कह रहे थे बिहार का क्या होगा, और मैं जानता हूं, मैं बिहार से समझाऊं, सिखाऊं। मित्रों, कल्याणकारी योजना को टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है। कल्याणकारी योजना समाज की सभी वर्ग के लिए होनी चाहिए। मैं ये विषय बिहार से सीखा हूं, नीतीश कुमार, सुशील मोदी से सीखा हूं। जो योजना आज हमने बनाई है, मैं आज जिम्मेवारी लेने आया हूं। SC लिस्ट और अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सारे दलित परिवार, सारे आदिवासी परिवार, सारे अति पिछड़े परिवार, जंगल में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग, उसके अलावा भी कोई बचता है, भारत सरकार उनकी भी जिम्मेवारी लेने वाला है। बिहार में आज मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, आज बिहार में लगभग 2 करोड़ 10 लाख घर है। उसमें से आज बिहार में जब 2014 में हम लोग जिम्मेवारी लिए, बिहार में सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख घरों में से 48 लाख घरों में एलपीजी पहुंची थी। अपने संबोधन में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने अपनी गरीबी तक की चर्चा की। कहा, यही बगल में कुशेश्वर स्थान में उनका ननिहाल था, जहां रहकर वे पढ़ाई करते थे और अपने परिवार के लोगों को उन्होंने चूल्हा फूंकते और धुएं के बीच जिंदगी बिताते देखा। उज्ज्वला प्लस योजना की शुरुआत के लिए बिहार की धरती को चुने जाने के लिए केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का धन्यवाद किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने उन्होंने कहा कि यह इलाका उनका ननिहाल रहा है, यहाँ रहकर वे पढ़े हैं और उन्हें पता है गरीबी क्या होती है, गरीबों के घर कैसे चूल्हा जलता है और चूल्हे के उसी धुएं के बीच आँख की खराबी की नौबत तक आ जाती थी। लेकिन आज उज्ज्वला योजना की वजह से महिलाएं रसोई गैस पर, चूल्हे पर खाना बना पाती हैं और इस वजह से उनकी आँख और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी को एक देश चला रहे हैं, एक प्रदेश चला रहे हैं, और आज का कार्यक्रम जो धर्मेंद्र प्रधान जी के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ये कार्यक्रम जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती 14 अप्रैल को हुई, तो 14 अप्रैल से लेकर के और 5 मई तक प्रधानमंत्री जी ने जो है ये कार्यक्रम अलग अलग कार्यक्रम रखने का काम किया। ये कार्यक्रम जो भी हो रहा है वो गरीब के लिए हो रहा है। 8 करोड़ का हमारा लक्ष्य है, 5 करोड़ करीब हो गया है। जो भी घर में, हम लोग तो गांव से आते हैं, यही क्या कहते हैं, कुशेश्वर स्थान में ननिहाल था, वहीं पढ़ते थे, और कोसी इलाका में गांव है, घर है। हम लोग जानते हैं कि गरीब की समस्या क्या होती है, कैसे लोग जो है
चूल्हा में जो है फूकते फूकते आंख जो है आंसू निकलने लगता था। प्रधानमंत्री का जो भी कार्यक्रम है, चाहे जनधन योजना हो जिसमें एक नया पैसा आपको नहीं लगता है, आप बैंक में खाता खुलवाइए और आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा योजना है, 1 रुपया प्रतिदिन जमा कीजिए, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा आपको क्या कहते हैं कि 2 लाख रुपया मिलेगा। मैं भाई नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैंने परसों भी नीति आयोग की बैठक की, उसमें हमने कहा था कि ये सरकार जितने आसान तरीके से क्रांतिकारी कदम उठा रही है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बाढ़ का इलाका था, बाढ़ आते रहता है, महीना में जो है 2.5 किलो, सप्ताह में 2.5 किलो अनाज मिलता था, वो भी गायब हो जाता था। पहली बार नीतीश कुमार जी ने एक मुश्त से लोगों को 1-1 क्विंटल देने का काम किया और उसका नतीजा हुआ कि करप्शन जो है वो क्या कहते हैं कि खत्म हो गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी एक्सीडेंट होता है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, हमको आश्चर्य लगता है। हमारे यहाँ हाजीपुर में जहाँ जहाँ भी हुआ, हमने डीएम से टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है कि 4 दिन के अंदर में जो है 4 लाख रुपया मिल जाएगा और उसके बैंक में जमा हो जाएगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में केंद्र और राज्य सरकार हमला बोले हुए है। बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन यही बिहार था जिसका नाम 15 साल पहले बदनाम हो रहा था। आज वही बिहार है जहां जो है लोग गर्व से कहते हैं कि हम बिहार के वासी हैं। हमारा विभाग है, खाद्य विभाग है। हम पूरे देश में 125 करोड़ की आबादी है और उसमें से 81 करोड़ लोगों को हम 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। जहाँ मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, जहाँ कहीं भी शिकायत आती है, राज्य सरकार जो है उसके ऊपर में तुरंत कार्रवाई करती है। बहेड़ी के शांति नायक उच्च विद्यालय में मौजूद लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन दिया अतिथियों। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों समेत अतिथियों ने रसोई गैस के कनेक्शन उज्ज्वला योजना के बांटे लाभार्थी महिलाओं के बीच। सभी माननीय अतिथियों के द्वारा इन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंचासीन माननीय अतिथियों के द्वारा नए कनेक्शन विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यक्रम में फोटोग्राफी सभी के साथ। और अपने संबोधन में बिहार सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 7 निश्चय योजना की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी सुविधाएं, बुनियादी जो सुविधाएं हैं, राज्य के हर नागरिक को मिलेगी। केंद्र सरकार की भी उन्होंने बड़ाई की और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दहेज विरोधी अभियान, दहेज बंदी की चर्चा की, बाल विवाह रोकने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि इन सामाजिक कुरीतियों से जब तक हम निजात नहीं पाएंगे तब तक हमारा बिहार आगे कैसे बढ़ेगा। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को भरोसा दिलाया। कहा कि जो 7 निश्चय योजनाएं हैं उन पर काम हो रहा है। शहर से लेकर गांव तक बुनियादी सुविधाओं का कोई अभाव नहीं रहेगा। जिस विश्वास के साथ उन्होंने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया है, उन विश्वास को वो कभी टूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार की सरकार मिलकर विकास की नई कहानी लिख रही है और दिन प्रतिदिन हम तरक्की कर रहे हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने लगातार कई प्रयास किए हैं। अपनी उपलब्धियां भी गिनाई नीतीश कुमार ने और कहा कि दहेज विरोधी अभियान में शामिल हों। बाल विवाह को अभिशाप बताते हुए उन्होंने इसे सामाजिक बुराई कहा और कहा इसे जड़ से खत्म करने के लिए सभी संकल्पित हों। उन्होंने इन दोनों ही बातों की पुरजोर चर्चा की और साथ ही उज्ज्वला योजना की खूबियां गिनाते हुए रसोई गैस की खूबियां भी उन्होंने
खूब गिनाई। कहा महिलाएं सम्मान और आत्मसम्मान से रहेंगी तो पूरा परिवार सम्मान से जिएगा। मैं सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो विस्तार किया है और उसकी शुरुआत करने के कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया और मुझे बड़ी खुशी हुई है। और हम 2 महिलाओं की बात भी सुन रहे थे जिन्हें एलपीजी कनेक्शन प्राप्त हुआ। पहले का जो कष्ट था और एलपीजी कनेक्शन मिलने से किस तरह से उस कष्ट से उनको छुटकारा मिला, यह अपने अनुभव की बात उन्होंने बताई। यह सही बात है। गांव देहात में, पहले तो शहर में भी, और गांव देहात में लोगों को गोईठा पर खाना बनाइए जला के, लकड़ी जला के खाना बनाइए। बाद के दिनों में आया कोयला। इस प्रकार से जो खाना बनता रहा है और लोगों को खाना बनाने में जो कष्ट होता था वह तो होता ही था, लेकिन हम लोगों को पूरी अच्छी तरह याद है। अब जो हमारी नई पीढ़ी के लोग होंगे उनको इन सब चीज़ों का तजुर्बा नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को याद है कि 3 से 4 बजते बजते आप जिस इलाके से गुजरिए उस इलाके में सिर्फ धुआं ही धुआं दिखता था। मतलब सब जगह खाना बनना शुरू हो गया। और पहले एक परंपरा भी थी, गांव देहात में शाम तक लोग खाना बना करके तो निबट ही जाते थे शाम के पहले, और शाम होने के बाद ही तुरंत खाना खा लेते थे। तो ये परंपरा थी। और गैस का जो प्रकोप होता था, धुएं का जो प्रकोप होता था, ये सबको मालूम है। महिलाएं ही खाना बनाती थी, यही हम लोगों के समाज की परंपरा रही है। और जो खाना बनाती थी उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आंख में समस्या उत्पन्न होती थी और जिस तरह से पूरे शरीर में जो कष्ट होता था उस गर्मी से, उसके चलते तरह तरह की कठिनाइयां उनको होती थी, बीमारियां उनको होती थी। तो यह सब झेलती रही महिलाएं और एक लंबे काल से ये सब चीजों को झेल रही थी। लेकिन जब से एलपीजी आ गया कि भाई गैस सिलेंडर बन गया है, उसमें गैस रहता है, उस गैस से चूल्हा पर खाना बनता, अलग किस्म का चूल्हा होता है, और तब धुआं की समस्या से छुटकारा मिलने लगा। तो ये शुरुआत तो हुई है शहरों से। और पहले जो स्थिति थी, हम लोग तो बैठे हुए हैं, माननीय रामविलास पासवान जी भी है, हम लोग भी हैं, खैर तो बहुत पहले से 77 से एमपी रहे, हम तो 89 से रहे। तो किस तरह से गैस कनेक्शन एमपी के रिकमेंडेशन पर लोगों को मिलता था, सांसद के अनुशंसा पर मिलता था, ये स्थिति थी, हम लोगों को याद है। और 100 मिलता था उसमें। अब उसमें हम लोग अपने किसी क्षेत्र में जाते थे तो सब जगह से डिमांड आता था, हमको दे दीजिए, सुनते रहते थे, आखिर उसकी तो सीमा है। तो वहां से शुरुआत हुई और सचमुच आज देख करके खुशी हो रही है कि केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो काम किया, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें गांव के गरीबों को ये गैस का सिलेंडर मिलने लगा। गैस का प्रयोग करने के लिए चूल्हे की उपलब्धता उनको होने लगी, तो उससे लोगों को बहुत सहारा मिला। और जब एलपीजी गैस की आपूर्ति बढ़ी, पहले तो गैस की समस्या थी, अपने यहाँ उस तरह से गैस की उपलब्धता थी नहीं, जो खाना बनाने के प्रयोग में आता है वो उपलब्धता उतनी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इसकी उपलब्धता बढ़ी और अब तो इसकी उपलब्धता इतनी हो गई है कि अब वह कोई समस्या नहीं। इसलिए केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए भी इस योजना की शुरुआत की। इसलिए मैं सबसे पहले केंद्र सरकार को इस काम के लिए बधाई देता हूं। और धर्मेंद्र प्रधान जी आज आए हैं और अब इसका इन्होंने विस्तार किया। अब SC/ST के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, सब इस तरह के अनेक तबके के लोगों को इन्होंने इसका विस्तार कर दिया है। पहले तो सवाल यही था इनका कि जो SC/CC
सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति का जो सर्वेक्षण हुआ था, जातिगत सर्वेक्षण हुआ था, उसके अंतर्गत जिन लोगों का नाम है और जो गरीबी रेखा के ऊपर है, यानी उसमें गरीबी रेखा की परिभाषा है, कई प्रकार के उसमें शर्त है कि अगर ये सुविधा उनको पहले से है, पक्का मकान उनको पहले से है, गाड़ी उनके पास पहले से है, इस तरह से अनेक चीजें, उनके पास इतनी जमीन है, सिंचाई के उनके पास साधन हो, आदि आदि कई ऐसी 7-8 चीजें हैं जिसके आधार पर उनका नाम हटता। तो जिन लोगों का नाम SECC में था उसको इन लोगों ने देने का निर्णय किया और काम वहां से शुरुआत की। और अब ये खुशी की बात है कि गैस की उपलब्धता है, अब आप पूर्ति कर रहे हैं और इसमें जो गैस के कनेक्शन में पैसा लगता था उससे केंद्र की सरकार ने छुटकारा दिला दिया और भी सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। वो जो सिलेंडर के ऊपर जो सब्सिडी है उसका लाभ भी लोग ले रहे हैं, चूल्हा खरीदने में भी और जो सिलेंडर की आपूर्ति होती है उसमें भी, यह सब इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। मैं तो सिर्फ प्रधान जी से जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने इनको एक ही बात कहा था कि आप जो विस्तार कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है, अब बचेंगे कितने लोग, अब बहुत कम लोग बचेंगे, इसलिए कृपा करके एक काम जो हम लोग यहाँ करते रहे हैं, कोई भी स्कीम लागू करते हैं वो यूनिवर्सल कर देते हैं। अगर लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत कर दी तो सबके लिए, कोई लड़की रहे 9वीं क्लास में जाएगी उसको साइकिल के लिए पैसा देंगे। पोशाक की योजना सबके लिए कर दिया। भाई जिनके पास भी गैस कनेक्शन नहीं है घर में, उन सभी लोगों को आप ये सुविधा दे दीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। और आज जो आपको जितना पैसा लग रहा है, हम इसलिए आपको सुझाव दे रहे हैं, ये सब चीज जो आंकड़ा रखना, इसको इकट्ठा करना, एक एक चीज को देखना, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अगर स्कीम को यूनिवर्सलाइज कर दिया तो आपको एक ही पता करना होगा कि इसके पास पहले से, जब से उज्ज्वला योजना चली है उसके पहले से अगर किसी के पास गैस कनेक्शन है गांव में या शहर में, तो उसको छोड़कर बाकी लोग हैं, बाकी किसके पास गैस कनेक्शन नहीं, गरीब लोगों के पास नहीं है, तो उनको भी अगर सबको मिल जाएगा, और हम समझते हैं बहुत कम, आप अध्ययन कर लीजिएगा, सर्वेक्षण करा लीजिएगा, आपने जितना विस्तार दे दिया है इसके बाद हमको नहीं लग रहा है, मुश्किल से 2-3% आदमी और होंगे, मुश्किल से, न के बराबर। अकेले जो है, मान लीजिए अकेले हैं घर में, कोई उनके घर में उनकी पत्नी नहीं है, कोई नहीं है स्त्री, तो अकेले बना रहे थे कितने परिवार, मुश्किल से कुछ हजार ऐसे परिवार होंगे, नहीं तो सब घर में, तो घर की महिलाओं को ही बनाना पड़ता है। इसलिए महिला के नाम से कनेक्शन देना तो बिल्कुल वाजिब है। मेरा बस एक ही सुझाव, आप लोग जितना कर रहे हैं वह पर्याप्त है, और इस सिलसिले में अभी तो आपने ये भी कह दिया कि 6 महीना तक आप एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी जो पहले महीना से जो सब्सिडी की राशि थी जो आप देते थे उसी में से पैसा कटता था इन लोगों का, अब 6 महीना तक आपने और छूट दे दी। और आप भी बता रहे हैं कि जो गरीब गुरबा लोग हैं उनका एक साल में कितना सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है, 4.3, तो उसको तो 1.5 साल का फायदा हो गया। तो अभी आपने जितना किया उसको पूरा भरोसा है कि इसका जो लाभ लोगों को मिलेगा और इसमें जो एक सामाजिक बदलाव आता है, सबसे बड़ी चीज है, विकास का मतलब सिर्फ सड़क नहीं है, विकास का मतलब सिर्फ बिजली नहीं है, विकास का मतलब ऐसी चीजें हैं जिससे समाज को फायदा हो जाए, पूरे समाज को। अब ये पर्यावरण का संकट कितना संकट है, और एक बात, अब गर्मी का दिन है इसलिए हम आपके सामने कहेंगे कि अभी भी घर में जो खाना बनाते हैं वही चाहे गोईठा पर बनाए, लकड़ी पर बनाए, सब चीज में, अब उससे जो नुकसान कितने लोगों को होता है व्यक्तिगत वो तो है ही। अब ये गर्मी का दिन आ गया है, पछिया हवा चलना शुरू होता है और उसी का निकल करके
दूसरे के घर में चला गया, अपने घर में चला गया और आग लग जाती है। अभी 2 साल पहले याद करिए अगलगी की कितनी घटना घटी अग्निकांड की, और उस बार हमने देखा कि चैत के अंत से ही शुरू हो गया। बैसाख और जेठ में तो आग लगने की घटना होती है, लेकिन चैत के अंत से ही शुरू हो गया। तब जो हमने अध्ययन किया तो हमने जानकारी ली कि भाई कितने बजे से कितने बजे के बीच में आग लगती है। तो ज्यादातर आग लगने की घटना 10-11 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में ही घटती है। उसके पहले या उसके बाद में कोई वैसी कोई घटना नहीं रिपोर्टेड होती। तो इसका मतलब है कि अगर हम यह भी सोचें, बैसाख का महीना है, जेठ इसके बाद आने वाला, तो गर्मी के दिन में सब लोग, बहनें भी बैठी हुई हैं, भाई सब लोग बैठे हुए हैं, पुरुष स्त्री सब हैं, हम एक सुझाव देंगे, ये जो खाना बनाने का काम है 10 बजे के पहले पूरा कर लीजिएगा और 4-5 बजे के बाद फिर खाना बनाइए, तब तो अगलगी की घटना नहीं घटेगी। तो उससे भी, इससे जो हम लोगों को समस्या हुई। और वैसे अगर सब परिवार में ये सुविधा मिल गई, गैस सिलेंडर मिल गया और उसके अनुरूप चूल्हा के ऊपर का प्रबंध हो गया, तो इस तरह की घटना न के बराबर घटेगी। और आप अच्छी बात कर रहे हैं, सब लोगों को इसके लिए जागृति पैदा कर रहे हैं, कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, गैस के सिलेंडर का चूल्हे में के साथ किस तरह से उसका संबंध जुड़ता है, क्या करना चाहिए, इन सब चीजों को जो बताया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, अवेयरनेस, जागृति। इसलिए ये बड़ी अच्छी योजना है और मैं समझता हूं कि गांव के गरीबों का कल्याण करने के लिए यह एक बहुत बड़ी योजना है। और हम लोग तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, सड़क का काम, बिजली का काम। अब तो हम लोगों के निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए काम शुरू हो गया है। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण होगा, हर घर में बिजली का कनेक्शन इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा, हर घर में शौचालय। अब आप कल्पना कर लीजिए कि बिजली मिल गई, शौचालय बन गया, घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण हो गया और पीने के लिए नल का पानी उपलब्ध हो गया, तो फिर कौन सी सुविधा की जरूरत है? यही तो बुनियादी सुविधा है, यही तो शहरों में रहती है। और इसके लिए 4 साल के अंदर, 1 साल से हम लोगों ने काम शुरू किया है, 4 साल के अंदर ये पूरा काम हो जाएगा। जबकि बिजली का कनेक्शन इस साल के अंत तक हो जाना है। शौचालय का निर्माण हम लोग गांधी जी के जन्म का 150 साल पूरा होने जा रहा है 2019 में, उस साल तक हम लोग करना चाहते हैं। और बाकी 2 काम, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये वार्ड वाइज करते हुए 4 साल के अंदर पूरे बिहार में ये काम पूरा हो जाएगा। ये सब मामूली चीज नहीं है। और ये सब एक-एक वार्ड में होगा, एक-एक वार्ड में होगा। अरे आपके वार्ड में नहीं हुआ होगा, लेकिन वार्ड का चयन किया गया है। सुन लो बाबू, अरे पहले कान खोल के सुनो। सबसे पहले इसमें प्राथमिकता है, एक ग्राम पंचायत में 14 वार्ड 15 वार्ड होता है और 4 साल के अंदर सभी वार्ड में होना है। और वार्ड का चयन इस आधार पर किया गया है, जिस वार्ड में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की संख्या है, उसका चयन किया गया है और उसके हिसाब से शुरू हुआ। इसलिए कोई चिंता मत करिएगा। और साल भर तो डिले और विलंब करा दिया। ये आइडिया हम लोगों का तो पहले से और इस पर लगे हुए थे। मुखिया जी लोगों को कोई भड़का दिया, मुखिया जी लोगों को भड़का दिया कि अब आपका पावरे छिना रहा है, अब वार्ड का सदस्य है उसी को पावर मिल जा रहा है। हम लोग समझाते रहे, लड़ते रहा, कोर्ट तक गया, कहां नहीं गया। अंत में अब सब लोगों का कुछ समझ में बात आ गई, ये किसी का पावर छीना नहीं जा रहा है, बल्कि जनता को पावर दिया जा रहा है। ये वो योजना। अब
सांसद का चुनाव लड़िए या विधायक का चुनाव लड़िए या मुखिया का चुनाव लड़िए या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़िए या आप सरपंच का लड़िए या पंच का लड़िए, चुनाव से ही सब कुछ होता है। तो चुनाव लड़ने जाइएगा और जिनका वोट लेकर आप प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं, अगर उनके लिए काम आप करिएगा तो उनको कितनी खुशी होगी। उनका भरोसा और विश्वास लोकतंत्र पर बढ़ेगा। लोकतंत्र पर भरोसा और विश्वास जब बढ़ेगा और लोकतंत्र मजबूत होता रहेगा, तभी समाज मजबूत होगा। और समाज में एक चीज और हम कहेंगे, सबसे बड़ी चीज है, ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, सड़क भी, अब बचा हुआ गांव टोला उसको भी हम लोग बिजली से जोड़ रहे हैं। आज के अप्रैल महीने तक वो भी कर लेंगे। सबके लिए सड़क का निर्माण, ये सब काम हो रहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, और आपको अब गैस का कनेक्शन भी मिलने जा रहा है। घर में कैसी सहूलियत होगी, कितना आनंद होगा, कितना आराम होगा। क्योंकि अगर सिलेंडर से क्या फायदा है, गैस सिलेंडर से, इसको अगर समझना चाहते हैं तो महिलाएं तो समझती हैं, लेकिन हमारे पुरुष अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि 1-2 दिन गोईठा पर या लकड़ी पर खाना बना करके देख लीजिए। और खाना बनाने नहीं आता है तो घर की महिला बना रही है, वहीं पर जरा खड़ा हो जाइए आप, तब पता चल जाएगा कि आज कितना खाना बनाने में तकलीफ है। और जब एलपीजी का कनेक्शन मिल गया, सिलेंडर मिल गया, तो कितना आराम है। और जब मर्जी करे आप देख लीजिए, जब ये गोईठा पर, लकड़ी पर या कोयला पर खाना बनाते हैं तो हर समय तो बनाते नहीं है, या तो दिन में एक बार बनाइएगा या रात में बनाइएगा। और गैस का सिलेंडर मिल गया तो जब मर्जी तब बनाइएगा। इतनी बड़ी सुविधा है, इतनी बड़ी सहायता है। इसलिए अपने आप में यह बहुत ही सामाजिक उत्थान की योजना, पर्यावरण के साथ जो संकट का वातावरण है उसको दूर करने वाली योजना है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। और आज जब इसका विस्तार कर रहे हैं, और मेरा तो सुझाव है, मानना न मानना तो आपके हाथ में है, मेरा तो सिर्फ सुझाव है, यूनिवर्सलाइज कर दीजिए। किसी को गैस का कनेक्शन नहीं है, उस सब कोई गैस कनेक्शन का स्कीम का लाभ पहुंचा दीजिए, सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं तो 5-7 शर्त का पालन करने में भारी झंझट होता है। और आज आप देख लीजिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए, कन्या के उद्धार के लिए कल हम लोगों ने कितना बड़ा काम किया। पहले से हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, अनेक काम कर रहे हैं। अब उस पर विचार करते हुए क्या किया, अगर लड़की पैदा होती है घर में तो तुरंत माता पिता के खाते में 2000 रुपया हम लोग दे देंगे। और अगर लड़की 1 साल की हो गई और उसको आप आधार का पंजीकरण करा लीजिएगा तो 1000 रुपया और दे देंगे। और 2 साल की उम्र हो गई लड़की की और उसका आपने संपूर्ण टीकाकरण करा दिया तो 2000 रुपया सरकार और दे देगी आपको, 5000 रुपया आपको सरकार दे देगी। और इसके बाद जो लड़की पहला क्लास में या दूसरा क्लास में पढ़ने जाएगी, उसको पहले कपड़ा के लिए, ड्रेस के लिए हम लोग 400 देते थे, अब 600 देंगे। और लड़की अगर 12वीं कक्षा पास कर गई, इंटरमीडिएट, और उसकी शादी नहीं हुई है, तब 10,000 रुपया उसको दे देंगे। अब सोच लीजिए, 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट तक पढ़ने तक 18 साल की उम्र नहीं होती है पूरी। हम लोग बाल विवाह के खिलाफ हैं, और बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अभियान तो चला ही रहे हैं, कानून तो पहले से बना हुआ है, लेकिन अब ये योजना हम लोगों ने तय किया है कि लड़की इंटरमीडिएट पास करेगी और शादीशुदा नहीं है, यानी बाल विवाह की शिकार नहीं है, 10,000 रुपया उसको मिलेगा। और लड़की अगर ग्रेजुएट की पढ़ाई पास करेगी, विवाहित हो अविवाहित हो, उसको 25,000 रुपये की हम लोग सहायता देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जो सामाजिक कुरीति है, दहेज प्रथा, उसको दूर करने के लिए, बाल विवाह को दूर करने के लिए,
लड़कियों की संख्या कम है लड़कों की तुलना में। और दूसरी बात है, जो शिशु काल में बीमारी के शिकार होते हैं और मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, लड़कों की स्थिति तो सुधर रही है, लड़कियों की स्थिति उतना तेजी से नहीं सुधर रही है। इसलिए बेटा हो या बेटी, माँ बाप अपनी बेटी का इलाज करावे। इसके लिए हम लोगों ने ये सब इंतजाम कर दिया कि बेटी 2 साल की हो गई और अगर उसको आपने पूर्ण टीकाकरण करा दिया तब आपको दे देंगे 2000 रुपया। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण कर रहे थे उस वक्त कुछ लड़के चिल्लपो मचाने लगे। काफी देर तक तो नीतीश कुमार ने बर्दाश्त किया इन्हें, लेकिन अचानक इसके बाद उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि उन्होंने उन लड़कों को झिड़की लगाई, कहा अगर कोई समस्या है तो आओ मंच पर बोलो, लेकिन वहां से चिल्लाने से क्या होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लड़की नहीं होगी, महिलाओं के सम्मान के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, अगर लड़की नहीं रहेगी तो विवाह किससे करोगे? क्या खाना खुद पकाओगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण के दौरान कुछ समूह में खड़े लड़के बीच बीच में टोका टाकी करते रहे। इस पर आखिरकार झल्लाकर झिड़की लगाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। कहा महिलाओं के सम्मान और आत्मसम्मान की बात हो रही है और आप बीच में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, यह ठीक बात नहीं। अगर कोई बात है तो आप मंच पर आएं, अपनी बात रखें। इतना कहते ही जनसमूह शांत हो गया और मुख्यमंत्री ने इसके बाद चुटकी भी ली। कहा लड़कियों की बात हो रही है और आप लड़के हो और चिल्ला रहे हो, लड़कियां नहीं होंगी तो विवाह किससे करोगे, जीवन कैसे बिताओगे, क्या खाना खुद बनाओगे? दे लीजिए उसको, 2-4 आदमी को बुला लीजिए। ऐसे चेक करने से कोई फायदा होता है? क्या मतलब है? क्या तुम्हारे गांव में दिक्कत है? आओ बताओ, यहाँ जाओ बताओ, हम सुन करके पटना लौटेंगे। यहाँ जाओ बताओ। लड़की नहीं रहेगी तब बिना ब्याह के ना रह जाओगे। इसलिए जरा समझो, बात को समझा करो और सीखा करो। लड़की की बहुत जरूरत है। अब काहे लोग तनाव में रहते हैं? बेटी पैदा होने से लगता है दहेज देना पड़ेगा। तो दहेज प्रथा बुरी चीज है, बाल विवाह बुरी चीज है। इसको ध्यान में रखते हुए, और एक बात और जान लीजिए, एक स्कीम हम लोगों ने शुरू किया था कि जो लड़की है 7वें क्लास से लेकर के 12वें क्लास तक के लिए उसको सैनिटरी नैपकिन हर को 3 से 4 दिन हर महीने में उसको जरूरत होती है, तो उसको सैनिटरी नैपकिन के लिए हम लोग 150 रुपया हर साल देते थे। उसको बढ़ा करके 300 रुपया कर दिया है। तो लड़की ठीक ढंग से रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, पढ़े, इसको ध्यान में रख करके। और लड़की भी ठीक रहेगी तो लड़का जान लो तुम्हारा भी भविष्य हो। अब आप समझ गए ना? और अब जब कनेक्शन एलपीजी का मिल रहा है तो घर की महिलाओं को कितना फायदा होगा। अब आंख तो लाल नहीं होता रहेगा, कितना बड़ा सहारा मिलेगा। इसलिए सब हम लोगों की योजना केंद्र सरकार की समाज को विकसित करना है। दहेज की बलिवेदी पर एक बार फिर चढ़ी एक विवाहिता। खबर सदर थाना के भलुआही गांव से। दहेज की बलिवेदी पर फिर चढ़ी एक बेटी। खबर दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के भलुआही गांव से है, जहां दहेज के लिए एक विवाहिता को फंदे से लटकाकर उसकी जान ले ली गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की शिनाख्त अमित कुमार यादव की 27 साल की पत्नी ममता देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मायके से काफी लोग पहुंच गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी दिलनवाज अहमद पोस्टमार्टम में पहुंच कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया। उसके बाद लोग शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति अमित को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर मृतका के भाई राकेश कुमार यादव ने अपने बहनोई अमित कुमार यादव, उसके भाई राजू यादव, बहन जूली एवं देवरानी को आरोपित किया है। दहेज के लिए ऐसे किया। इससे पहले उसको एक ट्रैक्टर दिया गया, 5 लाख रुपए दिया, सोना दिया, गाड़ी दिया। उसके बाद फिर बोल रहा था एक मोटरसाइकिल और दो और 5 भर सोना हमको चाहिए। इसी के वजह से उसने, उसके भाई ने, उसका भाई ही ऐसा काम किया है जो वो सोचता था पैसे। किसका भाई किया था?
वो उनका पति लड़का का जो भाई है वो उन्होंने सोचा जो पैसे आ जाएगा कुछ तो हमारा घर प्लास्टर करवाना है, तो इसलिए उसने ऐसे करके दबाव बना के वो ऐसे किया। कहा है कि शादी के समय से ही उनकी पुत्री के ससुराल वाले दहेज की लगातार मांग कर रहे थे। विरोध करने पर बार बार मारपीट किया जाता था। मृतका के भाई ने बताया कि हाल के दिनों में भी ममता को मायके से रुपया मांग कर लाने को कहा जा रहा था। मृतका अपने 6 वर्षीय पुत्र का हवाला देते हुए बार बार कहती रही कि अब यह शोभा नहीं देता, बेटा इतना बड़ा हो गया है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इसके बावजूद ससुराल वाले दहेज के लिए दबाव बनाते रहे। वहीं मीडिया को एएसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपित पति अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वो पारिवारिक विवाद में है, महिला का गले में फंदा लगाकर मतलब मायके वालों द्वारा मारने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया गया है। घटना की सूचना पर चौकीदार गया था, जैसा कि बता रहा है कि वो लटकी हुई थी, थाना की पुलिस भी गई थी और उसको उतारा गया था। 4 व्यक्तियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई, दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ और पति को गिरफ्तार किया गया। कुल कितने लोग इसमें अभियुक्त बने हैं? 4 व्यक्ति अभियुक्त बने, जिसमें से एक पति की गिरफ्तारी हुई। शादी कब हुई थी, कुछ इसकी जानकारी नहीं है? ये 6-7 साल पहले शादी हुई थी। एक बच्चा भी है उसका 5 साल में। देखने से क्या लगा था? घर का क्या स्थिति था? अंदर से बंद था, खुला हुआ था क्या? नहीं, अंदर से जो जिस टाइम में रात में सूचना मिली थी उस टाइम में फंदे पे लटका हुआ था सर। पुलिस गई है तो उतारी है। आवारा गायों को संरक्षित कर रहे पीपल फॉर एनिमल की पदाधिकारी पर हुआ हमला, बाल बाल बची जान। शहर में घूम रहे आवारा गायों को संरक्षित कर रहे पीपल फॉर एनिमल के पदाधिकारी पर हुआ हमला। दरभंगा शहर में आवारा मवेशियों के लिए कार्य कर रही मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल के महिला पदाधिकारी चंद्रानी पर बीती रात अनजान व्यक्तियों ने 25 से 30 की संख्या में हमला कर दिया। घटना लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मौलागंज की है। पीएफए की महिला पदाधिकारी चंद्रानी ने बताया कि उनकी संस्था ने अभी तक करीब 35 आवारा मवेशियों को उठाया है। इसी क्रम में साथी मजदूरों के साथ वे बीती रात मौलागंज में एक आवारा गाय को संरक्षित करने के लिहाज से उठाकर पिकअप वैन में रखवा रही थीं। उसी वक्त अचानक 25 से 30 की संख्या में आए लोग रोड़ेबाजी करने लगे। इस घटना से उन लोगों की 3 गाड़ी के शीशे टूट गए। पिकअप वैन के चालक योगेंद्र शाह को बुरी तरह घायल कर दिया गया। लेबर लोग उतर के और बच्चे को उठा के और गाड़ी के ढाला में डाल दिए। उधर से डाल ही रहे थे कि जब तक ये कि उस गली से निकले 20 से 25 आदमी ईंटा और पत्थर लेके और हमारे गाड़ी का जो है कि दोनों तरफ से ईंटा चलाना शुरू कर दिए। आगे सामने के शीशा पर ईंटा चलाना शुरू कर दिए और पूरे मेरा सर सारा जो है कि फट गया था। गाड़ी में भी पूरा ब्लडिंग दे रहा था। उसमें जो है कि लोग खींच के नीचे उतार लिए, कहीं और जगह ले जाने के लिए उठा के। किसी तरह से मैं भागना शुरू किया वहाँ से, तो पीछे से लोगों ने ईंटा चलाना शुरू कर दिया। साइड से कुछ लोग ईंटा पकड़ के ईंटे से मार रहा था, जैसे कि पैर वगैरह में जो भी है सब ईंटे से ही मार। वो लोग को मंशा तो यही था कि गाय जो पकड़ने वाले हैं सब लोग को मार दिया जाए, इसलिए कि तलवार छुरा सब कुछ लेके जो है, जैसे लेबर लोग बता रहे थे कि हमारे ऊपर कोई तलवार लेके ही पीछे से कह रहा था, मैं आगे भाग रहा था। किसी ने बताया कि आगे से कोई चाकू लेके आया, चलाना शुरू किया था कि हमें किसी तरह से मैं दूसरे गली में घुस गया। ऐसे वैसे जैसे कि हॉस्पिटल में ही सारा कुछ पुलिस वाले के सामने ही सब कुछ बातचीत चला, लेकिन वहाँ पर लगा जैसे कि पुलिस वाले हम लोग को कुछ बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। चंद्रानी ने बताया कि उनकी संस्था ने पूर्व में ही दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक से इस बाबत लिखित आदेश प्राप्त किया था तथा पुलिस बल की भी मांग की थी, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक ने आदेश निर्गत करते हुए कहा कि बल की कमी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर थाना मदद के लिए पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि जिस समय उनके साथ घटना घटी उस समय उनके द्वारा इस जानकारी की पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची और आसपास के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने हमारी जान बचाई। काम हम एसएसपी साहब के परमिशन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने परमिशन दिए हैं। उन्होंने बोले आपका कुछ प्रॉब्लम होता है पुलिस थाना पहुंच सकते हो, पुलिस सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है। हमने ड्राइव शुरू किया, हम पिकअप कर रहे थे। अभी तक लगभग 37 कुछ 35-37 उठाए थे, गौशाला पहुंचाए थे। ऐसे ही परसों रात भी यहाँ गाय उठाने हम पहुँचे ही, और मौलागंज एंटर करते ही कुछ लोग कुछ लोग रोके हमको, हमारे गाड़ियों को ऊपर पत्थर फेंके,
ईंटें फेंके, फिर उसके बाद हमको मारने लगे। तो यहाँ जितना भी मजदूर लोग हैं सब भागे भर के मारे। तो मैं अकेली थी वहाँ पे, सबके बीच में फंस गई थी और 30 लोग थे, 25-30 लोग थे और इतने बहुत मारे। ये बोलते हैं वे साली मेरी माल ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी, हम ये देखते हैं, उर्दू बाज़ार ले जाओ इसको, वहाँ मार देते। ये बोलते हुए बहुत टॉर्चर किया। उर्दू बाज़ार की गली की तरफ ले गए, ऑटो में बिठा दिया ज़बरदस्ती और हमको बहुत मोलेस्ट किया। वहाँ पे सारे जितने भी लोग सब मोलेस्ट करने लगे। पुलिस क्या बोल रही है? यही बोल रहे हैं हम ये कैटल को पिकअप करने के लिए हमारा पास फोर्स नहीं है, उतना फोर्स नहीं है, ये फालतू काम के लिए। वही बोले इंसिडेंट अगर कुछ आपके साथ हाँ, ये सब कामों के लिए हमारे पास फोर्स नहीं है। अगर कुछ हुआ तो फिर से कॉल कीजिए, हम पुलिस पहुंचाते हैं। तो फिर मेरा मर्डर होने के बाद पहुंचाएंगे पुलिस। मुझे समझ में नहीं आया ये बात। सगाई तो हो गई, लेकिन कैसे होगी शादी? एटीएम से नहीं निकल रहे पैसे, परेशान हैं कई परिवार। सगाई तो किसी तरह हो गई, पर पैसों की किल्लत ने तिलक और शादी की खुशियों पर लगा दिया है ग्रहण। बिहार के दरभंगा के रहने वाले इंजीनियर गुंजन की सगाई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली प्रियंका से हो तो गई। शादी के कार्ड भी छपकर रिश्तेदारों और दोस्त यार के बीच बांट दिए गए। घरों को भी नए रंग से कलर कर दिया गया, पर पैसों की किल्लत के कारण मानो शादी में ग्रहण लग गया है। और ग्रहण के पीछे का कारण है अचानक हुए बाजार में कैश की कमी। स्थिति ऐसी है कि बैंक और एटीएम से अपने जमा रखे पैसे लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में 22 अप्रैल को होने वाली शादी के कारण घर वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं और परिवार वाले शादी की तैयारी के लिए पैसों के अभाव में खरीदारी भी ठीक से नहीं कर पा रहे। परिवार के मुखिया कृष्ण मोहन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी अपने बेटे की शादी की तैयारी में जी जान से जुटे हैं, लेकिन एटीएम मुंह बाए खड़ा है और कई दिनों तक एटीएम और बैंक का चक्कर लगा लिया, पर पैसे हाथ नहीं लगे। मजबूरी बस पैरवी लगाकर अपनों के कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस से निकलवाए, तब जाकर कुछ छोटी मोटी खरीदारी शुरू हो पाई। लेकिन आज भी उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है ताकि अपनी बहू के लिए गहने और शादी के कपड़े खरीद सकें। बीतते समय के साथ शादी की तिथि बिल्कुल नज़दीक आने से परिवार की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में दोस्त मित्र से किसी तरह कर्ज मांग थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं, लेकिन बेटे की शादी में अपनों से पैसे मांगना शर्मिंदगी जैसा महसूस हो रहा है। फिर भी अपना हाथ दूसरों के सामने फैलाना पड़ रहा ताकि शादी में कोई कमी न रह जाए। अपने पैसे बैंक से नहीं मिलने के कारण मजबूरी में कुछ खरीदारी तो उन्होंने ऑनलाइन भी की, तो कुछ काम उधार और क्रेडिट पर किया जा रहा है। इनकी माने तो अगर हालत नहीं सुधरी तो इनकी खुशियां पैसों के बिना अधूरी ही रह जाएगी। मेरे यहाँ 22 अप्रैल को शादी है और ये जो नोट या आपको बैंक पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए हमको बहुत तरह की दिक्कत है। बैंक में भी पैसा कहता है नहीं, जब कोई जमा करेगा तब देंगे। और मेरा बहू का कपड़ा लत्ता या गहना कुछ खरीदना है, वो सब भी अभी हम नहीं खरीद पाए हैं, क्योंकि कोई उधार 10 या 15 हज़ार का देगा, 50 हज़ार का उधार कोई नहीं देगा। और इतनी दिक्कत है, बैंक जाते हैं तो वहाँ से लौट के आते हैं, एटीएम में 10-10 लोगों की लाइन लगी हुई है, 2-1 को पैसा निकलता है, उसके बाद एटीएम मशीन में पैसा ख़त्म हो जाता है। और बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है कि ये पैसा कोई जमा करेगा तभी हम पैसा देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस ने थोड़ी सी मदद की है, वो भी कितना देगा, दो बार देता है, 3 बार देता है। वो भी कहता है कि बैंक जब मेरे पास पैसा भेजेगा या कोई किसी सोर्स से पैसा जमा होगा तभी हम पैसा देंगे। और पैसे के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अपना पैसा होते हुए भी मजबूर हैं काम करने के लिए। किसी से उधार मांगते हैं तो वो भी पैसे का ही रोना रोता है कि मेरे पास भी बैंक पैसा नहीं देता है, या हम कहीं से निकाल ही के आपको देंगे ना, घर में तो किसी के पास पैसा रखा नहीं होता है। इसलिए बहुत तरह की दिक्कत है, मेरा सब काम बाधित हो रहा है। पता नहीं चल रहा है कैसे काम? कुछ लोगों से उधार लिए हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस से दिए करके ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, लेकिन सब चीज़ संभव नहीं है क्रेडिट कार्ड से। किराना का सामान क्रेडिट कार्ड से नहीं मिल पाता है, इसलिए या छोटा मोटा सामान है, सब्जी के मार्केटिंग है, वो सब नहीं हो पाती है। ये सब दिक्कत आ रही है। थोड़े से कपड़े क्रेडिट कार्ड से खरीद लिए, लेकिन सब चीज़ संभव नहीं है। अभी मेरा बहुत काम रुका हुआ है और मेरी शादी भी बहुत नज़दीक आ गई है। हमको नहीं संभव लगता है, यदि ये बैंक या एटीएम में पैसा नहीं उपलब्ध हुआ तो हमें नहीं लगता है कि मेरा काम सुचारू रूप से चल पाएगा या संपन्न हो पाएगा। एक बार नोटबंदी भी हुआ था, उसमें पैसे की किल्लत हुई थी, तब और अब में क्या देख पा रहे हैं? उस समय हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं था, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस हुई। अभी आज हमारे यहाँ फंक्शन है और पैसे के अभाव में आप समझ सकते हैं कि कोई भी काम संभव नहीं है। बाज़ार से सब्जी लाना, कपड़े लाना, किराना का सामान खरीदना, कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए और पैसा
है नहीं, ना स्विप मशीन ही सब जगह है कि हम क्रेडिट कार्ड से ही खरीद सकते हैं। जहाँ से संभव हुआ है या ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड से कुछ सामान हमने खरीदा है। अभी भी हमारा 50% बाकी है। अब हम पैसे के कारण मजबूर हैं कि कैसे हम अपना प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ाएं या हम अपना जो कार्यक्रम है उसको संपन्न करें। परिवार को लगता है कि नोटबंदी से भी बुरे हाल अभी के हैं और सरकार को जल्द कोई रास्ता निकालना चाहिए। बिहार के दरभंगा में भी बैंकों और एटीएम में पैसों की किल्लत से लोग परेशान हैं। खासकर उन घरों की परेशानियां और बढ़ गई हैं जिनके घर शादी ब्याह होने वाला है। एटीएम और बैंकों से अपने जमा रुपए भी नहीं निकाल पा रहे लोग। बैंक पैसे देने में हाथ खड़े कर रहे हैं तो शहर के ज़्यादातर एटीएम या तो बंद हैं या फिर उनके अंदर कैश नहीं है, और जहां है वहां लंबी कतार देखी जा सकती है। जिन्हें एटीएम से कैश मिल जाता है वे अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, और जिन्हें नहीं मिलता वे सरकार पर अपनी भड़ास निकालते नजर आते हैं। उनकी माने तो नोटबंदी से भी ज़्यादा पैसों की किल्लत देखने को मिल रही है। 22 अप्रैल को शादी है, 20 अप्रैल को जो है सो तिलक का कार्यक्रम है, जिसके लिए जो है सो तैयारी चल रही है। और एटीएम से पैसे नहीं मिल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से भी नहीं मिल रहा है। 3-4 दिन 5 दिन से लगातार आदमी एटीएम का दौड़ा कर रहा है। बैंक में भी पैसा नहीं है, कहता जमा होगा तो हम दे देंगे। पोस्ट ऑफिस भी कहता है कि जमा करेगा कोई तो हम दे देंगे। इस तरह से परेशानी चल रहा है। क्रेडिट पर काम चल रहा है, कुछ उधारी खाता है इधर उधर, कुछ क्रेडिट कार्ड से काम चल रहा है। इस तरह से है परेशानी। तो लगता है कि जो स्थिति बनी हुई है, नोटबंदी एक बार हुआ था, अब आपको लगता है कि उससे भी ज़्यादा तकलीफ लोगों को महसूस हो रहा है। नोटबंदी से भी ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रहा है कि उस समय तो कम से कम ये था कि भाई पैसा नहीं है। अभी तो है कि पैसा रहते हुए बैंक करा के देंगे, जमा करेगा तो देंगे। अब सुबह से शाम तक खड़ा रहिए वहाँ पर तो देगा। हमसे पहले और भी लोग हैं तो पहले उसको देगा, तो इसलिए उससे भी ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। तो लगता है जो स्थिति बनी हुई है ऐसे में आपका सारा काम शादी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है। लोगों के क्रेडिट पे हो रहा है अपने, और उन लोगों के सहयोग से हो रहा है। किसी तरह से काम चल रहा है, निकल कर उधारी खाता में चल रहा है। ठीक है, 10 दिन में आ जाएगा तो दे दीजिएगा, 5 दिन में आ जाएगा तो दे दीजिएगा। तो कितना ये दुख होता होगा जब आपका अपना पैसा नहीं है उसके कारण? बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ऐसा तो मतलब ये प्रजातंत्र के नाम पर एक विजय के धब्बा लग रहा है। फिर क्या करते हैं जिस वक्त आप अपना पैसा होते है दूसरे से मांगने जाते हैं? बहुत शर्म की बात होती है, लेकिन मजबूरी है, मांगना पड़ेगा। सामान मंगाया, घी मंगाया, अपने दोस्त को कहा भाई पैसा दे दीजिए, कहा कि पैसा बाद में दे देंगे। अभी पैसा नगद नहीं है, एटीएम लो, जब पेमेंट ले लो तो दे गया। मोदी साहब कैशलेस इंडिया की बात हो रही थी, लगता है कैशलेस हो गया है? हो नहीं गया है, लेकिन परेशानी जरूर हो गई लोगों को। कैशलेस कैसे हो जाएगा? सब्जी लेने आप कैसे जाएगा? उसके पास तो साधन नहीं है, कैसे कैशलेस हो जाएगा? स्वीपर को अभी साफ कराएं, 150 रुपया दिए हैं, उसको कैसे एटीएम से पेमेंट करेंगे? उसके पास क्या साधन है? बहुत सारी दिक्कतें हैं ना। कैशलेस कहने से मात्र से नहीं हो जाएगा। व्यवहारिक रूप में अभी संभव है, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। कठुआ गैंग रेप के खिलाफ छात्राओं का भड़का गुस्सा। होली क्रॉस स्कूल दरभंगा की छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर जताया विरोध, बनाई मानव श्रृंखला। कहा बलात्कारियों को तुरंत क्यों नहीं दी जाती फांसी। कठुआ में रेप और हत्या पीड़ित के न्याय और बलात्कारी को फांसी की सजा की मांग को लेकर सैकड़ों स्कूली छात्राओं ने सड़क पर किया प्रदर्शन, बनाई मानव श्रृंखला। बिहार के दरभंगा में भी कठुआ रेप और हत्या पीड़िता आसिफा के न्याय के लिए भारी संख्या में स्कूली छात्राएं सड़क पर निकल आवाज बुलंद की। उन्होंने ये सभी छात्राएं अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर इन्होंने एक मार्च निकाला। बाद में स्कूली छात्राएं सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर वी वांट जस्टिस के नारों के साथ बलात्कारियों को फांसी देने की सजा की मांग कर रही थी। अलग अलग बैनरों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ कई तरह के स्लोगन इन्होंने लिख रखे थे। प्रदर्शन कर रही छात्राएं होली क्रॉस स्कूल की हैं, जो सुबह 7 बजे अपने स्कूल से प्रदर्शन करते हुए दरभंगा के दोनार चौक पहुंची, जहां मृतक आसिफा को श्रद्धांजलि देने के बाद अपने भाव भी व्यक्त किए। उसके बाद वही मानव श्रृंखला बनाकर आधे घंटे तक आसिफा के लिए न्याय के अलग अलग तरीकों से खूब नारे लगाए। The basic thing I feel that the society
or the people of India especially do not give due respect to women. The moment we give due respect and love for women, this type of atrocities will not be done to the women and girl children. In fact, women and girl children are the pillars of our home, society and the nation. Whatever happens, the culprits are not brought into the page, in front, and few months they are put in jail. Afterwards, gloriously they come out. We know in 2012 what happened in Delhi, Nirbhaya case. Who are the culprits? Where are they? Government has not taken any action against them. They are in the jail, but no capital punishment is given to them. Unless any of the culprits of rape and murder are given a capital punishment, this type of atrocities will be continuing on women and girl children. आज 7 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। इससे हम क्या बात समझे कि इंसानियत कहाँ गुम हो गई है। हम अपने आप को समझदार इंसान कहते हैं, तो फिर ये इंसानियत है हमारी कि हम 2 महीने की बच्ची 7 साल की बच्ची में फर्क नहीं करे, उसके साथ रेप करे। उन मासूम बच्चियों का क्या दोष? उनको तो इस बारे में पता भी नहीं कि बलात्कार का मतलब क्या होता है। ये एक तरह से गुनहगार है, इंसानियत के खिलाफ सरासर अन्याय है। भगवान के पास जाके पता नहीं ये लोग क्या जवाब देंगे। इन्हें तो नर्क भी नसीब नहीं होगा। रेप ये इस जैसी खराब स्थिति हमारे देश में आज इतनी उत्पन्न हो गई है कि हम कुछ नहीं कर सकते। न्यायपालिका की ये कमजोरी का हम क्या करें, हमारे पास जवाब नहीं है। दूसरे देशों में तो यह स्थिति नहीं है। सऊदी अरेबिया, वहाँ पे भी औरतों की ज्यादा इज्जत नहीं है, पर फिर भी वहाँ पे रेप केस जैसे अन्याय नहीं होते हैं। तो हमारे देश में क्यों? कहने को हमारा देश प्रगति कर रहा है, पर यह है हमारी प्रगति कि 7 साल की बच्ची के साथ हम रेप जैसा अन्याय कर रहे हैं और उसके गुनहगार को आरोपित दोष करार दिया जाता है और फिर जेल से छोड़ दिया जाता है। रेलवे के जीएम के द्वारा उद्घाटन तो हुआ, 12 लाख रुपए का खर्च भी किया गया, लेकिन दरभंगा जंक्शन पर बने बायो टॉयलेट का नहीं हो पा रहा। जीएम के द्वारा उद्घाटन के बावजूद 12 लाख से दरभंगा जंक्शन पर बना 2 बायो टॉयलेट, लेकिन नहीं मिल पाई सुविधा। समस्तीपुर रेल मंडल का A1 ग्रेड स्टेशन दरभंगा जंक्शन को A1 बनाने के लिए रेलवे कवायद तेज कर रही है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। 26 मार्च को पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के जीएम ने यहां 2 बायो टॉयलेट का उद्घाटन किया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन टॉयलेट को आज तक यात्रियों की सुविधा के लिए बहाल नहीं किया गया। 20 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी टॉयलेटों में अभी तक कवर लगा हुआ है। उद्घाटन के समय लगे फूल पत्तियों को सूखने की हालत में देख रहे हैं लोग, लेकिन यात्री इसका उपयोग टॉयलेट का अभी तक नहीं कर पाए। समस्या यही है कि जब से जीएम साहब जो आए इसका उद्घाटन किए तब से बंद ही पड़ा हुआ है और जो पन्नी लगा हुआ है वो पन्नी आज तक नहीं हटा, जिसके कारण हम लोग जो है रोज़ ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे यहाँ से फीमेल स्टाफ जो लेडीज़ होती है जो यात्री करने वाली, उसको बहुत सारा तकलीफ यहाँ सामना करना पड़ता है, खास करके शाम में या नाइट में या दिन में जो लेडीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों बायो टॉयलेट जो है आज तक वो बंद ही पड़ा हुआ है। उद्घाटन हुआ लेकिन चालू नहीं हो पाया। कहाँ लापरवाही मानते हैं? लापरवाही यही है कि रेलवे का जो कर्मी है जो इसका देखरेख में जिसके अंदर है ये, उसकी लापरवाही है, इसके द्वारा यहाँ यात्री को जो है असुविधा होती है। दरअसल A1 ग्रेड स्टेशन होने के बावजूद इससे पूर्व दिव्यांगों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इन बायो टॉयलेट में दिव्यांगों के लिए 2, महिलाओं के लिए 2 एवं पुरुषों के लिए 2 शौचालय की व्यवस्था की गई। वहीं स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह की माने तो इस टॉयलेट में जो बैक्टीरिया का प्रयोग होता है वह अभी तक नहीं उपलब्ध हुआ है। जैसे ही वह बैक्टीरिया उपलब्ध हो जाएगा वैसे ही शौचालयों को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। बताते चलें आपको कि जंक्शन पर सबसे अधिक शिकायत शौचालय को लेकर रहती थी, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए स्टेशन के बाहरी परिसर में 1 एवं प्लेटफॉर्म 1 पर 12 लाख की लागत से 2 बायो टॉयलेट का निर्माण किया गया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही से आज तक इसका लाभ यात्री उठा नहीं पाए। चालू तो इसका इनोवेशन हो चुका है बायो टॉयलेट का यात्री सुविधा के लिए। 1 नंबर में उधर चूँकि कोई टॉयलेट नहीं था, यात्री सुविधा का ख्याल को देखते हुए ही उधर ये बायो टॉयलेट का बनाया गया है। उसमें थोड़ा चूँकि नया टेक्नोलॉजी का ये बायो टॉयलेट है, उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह डालना रहता है, जिसके चलते वो अपने ऑब्जर्व कर लेता है, वो गंदगी नहीं होने देता है। तो बैक्टीरिया अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। जल्दी जैसी बैक्टीरिया अवेलेबल हो जाएगा वो चालू हो जाएगा।
ये थे अब तक के समाचार। न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।